स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। जहां मैं बात करने वाला हूं एक रीट की टेस्ट सीरीज जिसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल L1 एंड L2 इनके मैं आपको मैथ्स के 50-50 सेट प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। 50 सेट में से हर एक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाए। इन 20 क्वेश्चंस में से आप ट्राई करें सॉल्व करने का। पहले आपसे जितना सॉल्व होता है उसके बाद आप वीडियो देखें। वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीड लेवल फर्स्ट का टेस्ट सीरीज। रीड लेवल फर्स्ट में और रीड लेवल फर्स्ट के लिए फर्स्ट टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ आपके सामने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3। संख्या क्या है? 2a3 को दूसरी संख्या 326 इसमें जोड़ा जाता है तो एक 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई 5b9। अब आपको पता है जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि 5b9 जो है ये 9 से डिविजिबल है तो सबसे पहली बात तो भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम, ये आपको पता हो कि भाजकता के नियम क्या होते हैं। और स्पेशली ये 9 और 3 के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ बात करूँ 9 की भाजकता का नियम, तो 9 की भाजकता का नियम होता है जो नंबर 9 से डिवाइड होगा उसकी भाजकता का नियम होता है डिजिट सम, उसके अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए कितने से? 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इतना याद रखना है हमें, यदि 9 की भाजकता का नियम मैं चेक कर रहा हूँ, यदि 9 की भाजकता का नियम हम चेक कर रहे हैं तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे अब यहाँ पे 5b9 है, ये डिवाइड है कितने से? 9 से, तो इसका डिजिट जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तब सबसे पहले हम कॉलम्स के ऊपर बात करते हैं। इसकी जो कॉलम्स हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कॉलम क्या कह रहा है? 3 और 6 9 होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस कॉलम से इस कॉलम पे कोई भी कैरी नहीं गई है। a+2 = b है, ये हमें नहीं पता है, और 2+3 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पीछे से इस पर कोई भी कैरी नहीं आई, तो मैं कह सकता हूँ 3 6 9 2 3 5 और यहाँ पे a+2 बराबर b, a+2 इक्वल्स टू बी है। a+2 बराबर क्या है? b है। ठीक है, a+2 बराबर क्या है? b है। चलिए, तो a+2 बराबर जब b है, यहाँ से जी a+2 बराबर कितना है? b है। तो भाई मेरे a+2 बराबर b हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखना है कि 5b9 जो है ना ये 9 से डिवाइड है। अब ये 9 से डिवाइड कब होगा? जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो हमने देखा कि 5 और 9 14 प्लस b बराबर डिवाइड होना चाहिए कितने से? 9 से। डिवाइड होना चाहिए कितने से? 9 से। अब 14 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 9 से विभाजित हो? तो आप कहोगे 14 के बाद में जो नंबर आता है ना वो आता है 18। कितना आता है? 18। तो ये 14 + 4 होना चाहिए तब 18 होगा। मतलब 9 से विभाजित कब होगा? जब b की जगह कितना आ जाएगा? 4, और b की जगह जब 4 आ जाएगा तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में? 4। b की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो b a बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा अपने पास में, तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 4 आ गया। पूछ क्या रहा है वो? 5a, मतलब 5 इंटू a की वैल्यू 2 माइनस 2b, b की वैल्यू 4। तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 2 चौके 8, कितना आ गया? 2। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन ए वाला। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए वाला। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है किंतु नकद भुगतान के लिए 15% छूट देता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट होता है हमारा डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि CP/MP इक्वल्स टू होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक उस वस्तु का लागत मूल्य नहीं पता होगा तो 30% नहीं बढ़ा सकते हम। तो मुझे यहाँ पे जो CP होगा, CP यहाँ पे जो CP होगा वो कितना मानना पड़ेगा मुझे, वो मानना पड़ेगा मुझे 100, और MP जो होगा मार्क प्राइस वो हो जाएगा 130 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट। छूट कितने की है, 15% की, तो 15% का मतलब हो गया 85 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। तो उसका लाभ पूछ रहा है वो, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब P की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काट सकता हूँ, 5 से ये इधर 17 बार कट सकता है, तो 5 से ये 2 बार कट सकता है। तो यहाँ से 100 प्लस P का मल्टीप्लाई 2 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2P बराबर, और 13 गुणा 17, तो 17 दिया 51, 5 17 एकम 17, 17 और 5 कितना हो गया भैया, 17 और 5 हो गया 22। तो ये 200 इधर आके माइनस होगा, तो 2P बराबर बचेगा कितना 21, और यहाँ से P बराबर आ जाएगा कितना 10.5। तो प्रॉफिट जो है ना वो 10.5% होगा। बोले सर परसेंट क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं इसको CP को 100 मान के कर रहा हूँ। क्या मान के कर रहा हूँ, 100। तो 100 मान के कर रहा हूँ, तो 100 पे जो वैल्यू आती है ना वो परसेंटेज कहलाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया अपने पास में 10.5। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार खेत को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 रुपये की लागत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी हमें कि खर्च बराबर क्षेत्रफल इंटू दर हो सकता है, क्षेत्रफल इंटू दर हो सकता है, परिमाप इंटू में दर हो सकता है, ठीक है, और लंबाई इंटू दर हो सकता है, और आयतन इंटू दर हो सकता है। ये सारी चीजें बन के आती हैं किसके लिए, खर्च के लिए। तो ये बराबर में सब जगह क्या चलेगा, खर्च, इधर भी खर्च। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये चीज पहचाननी है दोस्तों कि 135 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब पहली बात तो आई हेक्टेयर क्या है, ध्यान रखिएगा। 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 वर्ग मीटर। और एक वैल्यू और आएगी इसमें आपकी 1 आर बराबर होता है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, या 1 आर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। अब बात आती है क्षेत्रफल इंटू दर। अगर खर्च क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है तो क्षेत्रफल इंटू दर होगा। अगर खर्च परिमाप के अकॉर्डिंग है, मतलब परिमाप भी ये क्या होती है, लंबाई होती है एक, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, और बाउंड्री को जब हम जोड़ेंगे तो ये लंबाई निकल के आती है, ठीक है। और लंबाई इंटू दर ये आप समझ ही रहे हो, आयतन इंटू दर। तो यहाँ पे जैसे आपको बोल दिया कि भाई एक खेत है, इसमें आपको मिट्टी डालनी है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डालने का खर्चा है। तो मैं आपसे कहूंगा कितना खर्च होगा। अब हमें पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल मान लिया 10 वर्ग मीटर है, तो खर्च जो बन के आया वो आएगा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 5 रुपये है, तो 10 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, इंटू में 10, 50 रुपये। तो ये जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग था, तो ये तो था हमारा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये तो थी दर, और 10 वर्ग मीटर ये था अपना क्या, क्षेत्रफल। तो यहाँ से दर इंटू क्षेत्रफल बराबर क्या आया अपने पास में, खर्च आया। सेम सिचुएशन परिमाप के ऊपर है। आपको बोला कि एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, समान है, और इसी क्वेश्चन में उसी की बात करेगा। चारों भुजाएं समान है, तो मैंने मान ली 5 है इसकी भुजा, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी, 5, ये भी 5, ये भी 5। अब आपसे बोला कि इसका लंबाई हमें बाउंड्री लगानी है, तो बाउंड्री कितनी होगी टोटल, बोले 20 मीटर होगी। कितना होगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब भैया बाउंड्री जब 20 मीटर हो जाएगी, अब खर्च भी होना चाहिए, तो खर्च वो देगा आपको तार लगाने का, सपोज दैट 2 रुपये प्रति मीटर,
मतलब 1 मीटर जो तार है वो 2 रुपये का आता है, और कुल तार हमें लगाना है 20 मीटर, तो ये कितने रुपए का आ जाएगा भाई? 40 रुपये का। ये हो गया तुम्हारा परिमाप के अकॉर्डिंग। लंबाई के अकॉर्डिंग भी सेम ही है। आयतन इनटू दर पूछता है, तो आयतन का मतलब हो गया, अगर मैं आपसे कहूँ आपको 5 लीटर सरसों का तेल लेके आना, ऑयल लेके आना सरसों का, और भाव है उसका 200 रुपये प्रति लीटर, तो 200 रुपये का जब 1 लीटर आता है तो 5 लीटर कितने का आ जाएगा? 1000 का। तो इसका मतलब खर्च तो हो गया 1000, और आयतन कितना था उसका? 5 लीटर, दर कितनी थी? 200 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ से ये खर्च निकल गया है। और तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं कि खर्च में जिसकी बात करेगा हमें वही चीज आपको यहाँ से उठाकर लेनी, ठीक है। चलिए आगे बात करें इस पर। तो आगे वो कह के चल रहा है 1215 रुपये की लागत आती है, ठीक है। तो एक वर्गाकार खेत 135 रुपये प्रति वर्ग, सॉरी प्रति हेक्टेयर की दर से। अब हेक्टेयर किसकी इकाई है? क्षेत्रफल की। तो यहाँ मैं कहूंगा कि जो खर्चा आएगा वो क्षेत्रफल इंटू दर आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल इंटू में दर आएगा। अब क्षेत्रफल हमें नहीं पता है, लेकिन दर पता है कितनी है? 135 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ से ये खर्च भी दिया हुआ है, कितना है? 1215। खर्च दिया हुआ है 1215, तो ये खर्च है 1215 है। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा भैया 1215 बटे में 135, ये कट जाता है 9 बार। अब यहाँ पे देखो खर्च जो था वो प्रति हेक्टेयर की दर से था, तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा? हेक्टेयर में। और अभी बताया था मैंने 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 वर्ग मीटर। 90,000 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। और हमें पता है वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है कि एक वर्गाकार खेत है। कैसा खेत है? वर्गाकार। तो वर्गाकार खेत है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और जो कि कितना है? 90,000। तो यहाँ से भुजा हो जाएगी अंडर रूट 90,000, और भुजा आ जाएगी अपने पास में 9 का 3, 2 जीरो का 4, जीरो का 2 जीरो, ए बराबर 300 मीटर। पूछ क्या रहा है? इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मिनट की दर से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा आई 300 मीटर। सारी भुजाएं 300 मीटर होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से चारों तरफ लगाएगा तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 300 300 300, मतलब परिमाप। चारों तरफ लगा रहा है तो परिमाप यूज कर रहे हैं, परिमाप इंटू में दर। तो ये क्या हो जाएगा? उसका खर्च। अब परिमाप 75 पैसे प्रति मीटर, तो मीटर में होना चाहिए। भुजा 300 मीटर है, और परिमाप होता है हमारा 4 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 300 मीटर। दर कितनी है? 75 पैसे है, तो पैसे को रुपए में बना लूंगा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये खर्च आ जाएगा अपने पास में। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 75 गुणा 4, ये हो जाएगा हमारा 75 दूनी 150, और इधर 4 गुणा भुजा हो गया। हाँ, तो 75 गुणा 4 गुणा में 3, तो 75 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 300। 300 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 900 रुपये। तो यहाँ पे जो खर्च आया वो कितना आ गया? 900 रुपये। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और एलसीएम है 140, और संख्याएं जो हैं वो 20 और 45 के बीच में है। तो उन संख्याओं का योग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ हो गया 7, एलसीएम हो गया 140। अब यहाँ पे आप आइडिया लगाओ कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और संख्याओं की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में वीडियो डाली हुई है पूरी, कि जब एचसीएफ दिया हुआ 7 तो संख्या में मान लूंगा संख्या हो जाएंगी 7A एंड 7B, ठीक है। मतलब एचसीएफ में ए और बी का मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं, और जहां ए और बी को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
जिनमें कोई गुणनखंड ओवेनिष्ठ ना हो, जिनमें कोई गुणनखंड ओवेनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कैसे, वो भी बताऊंगा कि कौन सी चीज है, वो गुणनखंड कॉमन कैसे नहीं होते। तो यहाँ पे एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दे दिया तो संख्या मान सकते हैं 7A और 7B। और जब 7A और 7B आप लोगों ने मान ली है तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट रहता है अपना HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, ये फॉर्मेट अपना होता है। तो HCF 7 हो गया, LCM 140 हो गया, फर्स्ट नंबर 7A हो गया और सेकंड नंबर 7B हो गया। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट और 7 से 140 20 टाइम्स कैंसिल आउट और A इंटू बी बराबर कितना बन गया भाई, ये 20। अब A और B कैसी संख्याएं अपनी सहवाज्य संख्या हैं, तो मैं इनको लिख सकता हूँ। सहवाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें कोई भी गुणनखंड ओवेनिष्ठ ना हो। अब समझिएगा इस बात को, जब कोई भी गुणनखंड ओवेनिष्ठ नहीं है और ये किस फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 20। अब 1 और 20 में कोई गुणनखंड कॉमन आता है क्या, नहीं आता, बिल्कुल सही है, सहवाज्य संख्या है। और दूसरा लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4, कुछ भी लिख लो आप इसको। ठीक है, 5 और 4 में और कोई कॉमन आता है क्या, कोई गुणनखंड नहीं आता, बिल्कुल सही है, ये भी सहवाज्य संख्या। और इसको 10 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, तो ये सहवाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कितने युग्म होंगे, तो यहाँ पे युग्म अगर पूछता है तो युग्म हो जाएंगे कितने, 2। लेकिन यहाँ पे उसने युग्म ना पूछ के पूछा क्या है, वो देखिए, संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। अब A और B की वैल्यू आ गई अपने पास में, अगर A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू 20 है, और A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू 4 है। अगर मैं 1 और 20 लेता हूं तो संख्या हो जाएंगी 7 गुणा 1, क्योंकि 7A है, A की वैल्यू 1 है, और 7 गुणा 20, तो ये बनेगी 7 एकम 7 बनेगी, और ये 7 गुणा 20 140 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन की टर्म एंड कंडीशन क्या है, संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, कैसी होनी चाहिए, बीच में। तो ये 7 और 140 20 और 45 के बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये पेयर खत्म है, ये पेयर गलत है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर युग्मों की संख्या पूछता तब तो इस पेयर को काउंट करते, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है 20 और 45 के बीच, तो ये युग्म हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए इसको, संख्या हो जाएंगी 7 गुणा 5 और 7 गुणा 4, तो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 7 पूरे 35 और 7 चौक 28, और इनका पूछ रहा है आपसे टोटल। ये दोनों संख्या देखिए 35 और 28 20 और 45 के बीच में है, बिल्कुल है, और इनका टोटल कितना आ गया 63। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी वाला, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का वर्गमूल कितना होगा। वैसे तो आपके कोर्स में वर्गमूल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सिंपलीफाई के तौर पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, तो बताओ नए आयतन पुराने आयतन में क्या अनुपात होगा। तो आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है केवल कि भैया गोले की बात कर रहा है तो त्रिज्या और इधर क्षेत्रफल, और फिर मैं आयतन की बात करूंगा। त्रिज्याओं का अनुपात है 2 गुना कर दिया जाता है 1:2। तो ध्यान रखना, त्रिज्या से जब क्षेत्रफल में जाओगे तो वर्गानुपाती में बढ़ते हैं, और त्रिज्या से जब आयतन में जाते हैं तो क्यूब की फॉर्म में बढ़ते हैं, और वापस जाएंगे क्षेत्रफल से तो वर्गमूल के अनुपात में, और आयतन से वापस जाएंगे तो घनमूल के अनुपात में। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो गया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। और आयतन की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या से आयतन में जाऊंगा तो ये 1 का घन 1 और 2 का घन कितना हो जाएगा भैया 8। ठीक है, मतलब 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ से वो कैसे भी पूछ सकता है, आपसे पूछ ले क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें क्षेत्रफल से किस में जाना है, त्रिज्या में। तो 1:4 है तो वर्गमूल के अनुपात में जाऊंगा त्रिज्या में, ये कितना हो जाएगा 1:2, और फिर आयतन में जाऊंगा तो घनानुपाती होता है घन के अनुपात में, क्यूबिक प्रोपोर्शनल। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ गोले की बात चल रही है तो मैंने केवल गोले के लिए समझाया है ये भी, बाकी ये वर्ग में भी अप्लाई होता है, ठीक है, और आपके वृत्त में भी अप्लाई होता है, और गोले में भी अप्लाई होता है। आगे जैसे जैसे पॉइंट आएगा मैं बताता हुआ चलूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 मिश्र अनुपात से। मिश्र अनुपात का मतलब जहाँ पे ये यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के नाम से आपको टॉपिक दिया गया है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैं अगर आपको कह दूं कि 5 आदमी रोटियां बना रहे हैं और एक आदमी 6 रोटी बनाता है, 5 आदमी रोटियां बना रहे हो, एक आदमी 6 रोटी बनाता है, तो कुल रोटी कितनी बनेंगी? आप बोल दोगे 30 रोटियां बन जाएंगी सर। तो ये 30 रोटी जो है ना, ये अपना कुल काम है। क्या है ये? कुल काम। भाई टोटल रोटी कितनी बनानी? 30। 5 आदमी, ये मैन पावर है। मैन पावर मतलब क्षमता कह सकता हूँ मैं इसको, कि इतनी इफिशियंसी लगी हुई है, इतनी क्षमता लगी हुई है। 5 आदमी क्षमता कैसे है? एक आदमी कोई ना कोई क्षमता होगी, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 का तो वो पूरी क्षमता हो जाएगी। इनटू में 6 रोटी, ये काम है, ये कुल काम हो गया। 30 रोटी बनानी है, 5 आदमी बनाते हैं और प्रत्येक आदमी कितनी बनाता है? 6 रोटी। ठीक है, ये 6 रोटियां प्रत्येक आदमी बना देता है। अगर मैं आपसे कह दूं इस 6 रोटी की जगह आपको ये बोल दिया जाए, आपने ये काम निकाल दिया, ठीक है, चलो इसका दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं और इजी गोइंग समझाता हूँ। आपको कोई काम करना है जिसमें आपको 10 आदमी की आवश्यकता है। कितने आदमी की? 10 आवश्यकता है, 10 आदमी की। और ये उस काम को 5 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 5 दिन में। तो मैं आपको बोलूंगा कि अकेला आदमी कितने दिन में करता है उसको? आप बोलोगे 50 दिन में, क्योंकि 10 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम होगा ये कितने दिन का? 50 दिन का। ये कुल काम होता है, ये कुल काम होता है। ठीक है, और जिसको 10 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, 10 आदमी का मतलब ये क्षमता है, और 5 दिन में कर रहे हैं इसका मतलब ये समय। तो आपको ये वाली लाइन मुझे समझानी थी कि कुल कार्य जो होता है वो क्षमता इंटू समय होता है। क्षमता का मल्टीप्लाई अगर समय से कर देते हो तो ये कुल काम आ जाता है। अब ये यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा उस चीज को समझिए कि यहाँ वो कह के चल रहा है कि कुछ पुरुष 60 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया एक्स पुरुष हैं और वो 60 दिन में काम कर देते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो पुरुष कितने हो जाते? एक्स प्लस 8। तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। कम लगते इसका मतलब पहले 60 लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे? 50 इंटू में 50। ये कुल काम था कि कुछ आदमी 60 दिन में करते हैं तो क्षमता इंटू में समय, और 8 आदमी ज्यादा होते तो ये भी क्षमता हो गई इंटू में समय। तो काम ये दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ बचेगा 6x और ये हो जाएगा 5x और 8 5 40, तो x बराबर आ जाएगा 40। और x क्या थे हमारे? x माने थे हमने प्रारंभ में आत्म, प्रारंभ में आत्म। ठीक है, प्रारंभ में कुल आदमी माने थे। इसके लिए मिश्रण अनुपात की वीडियो डाली हुई है मैंने, मिश्रण अनुपात की वीडियो देख लें, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। देखिए, 6 वर्ष बाद 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 304। मूलधन हमेशा होता है 100% और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो एक वर्ष में 4% बढ़ता है तो 6 वर्ष में टोटल 24% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया अपना? 24%। इनका अंतर, अंतर कितना हो गया? 76%। वो किसके बराबर है? 304। तो 76% की वैल्यू 304 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 76 से डिवाइड कर दोगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 4 बार। पूछ क्या रहा है? मूलधन की राशि क्या है? मूलधन कितने परसेंट बताया अभी? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ने हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कॉन्सेप्टली पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, ज़्यादा बेटर है, जहाँ आपकी कोई भी डाउट नहीं रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। 8 पर 1 बढ़ेगा तो बढ़कर होगा वो ऊंचाई का 9/8। 1/8 गुने का मतलब क्या है कि 8 में अगर 1 की वृद्धि कर देता हूं तो 9 हो जाता है वो। अब अनुपात में निकालूंगा तो 9/8 गुना हो,
ऊंचाई का, ये गुनाई का तो चिन्ह है, तो इसका मतलब है ऊंचाई का 9/8 गुना होगा। तो एक साल में होता है ये। और वर्तमान ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी है, 64। वर्तमान ऊंचाई 64 है, तो एक साल में तो बढ़ा वो 9/8, और वो पूछ रहा है 2 वर्ष पश्चात, तो अगली साल भी वो 9/8 गुना बढ़ेगा, गुने में बढ़ेगा। तो ये 64 से 64 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 81 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। सीधा सा 5 4 3 2 स्टार 7 9 से डिवाइड होता है, तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा, और अभी बताया मैंने कि 9 की भाजकता का नियम जो होता है वो अंकों के, 9 की भाजकता का नियम अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो 21 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी जो 9 से डिवाइड हो, आप बोलोगे 27। तो 27 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कितना जोड़ना चाहिए, 6 जोड़ा जाएगा। तो स्टार की जगह अगर मैं 6 रख देता तो ये 27 हो जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बताओ कितने समय में चौगुनी हो जाएगी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके में साधारण ब्याज है, केवल सिंपल इंटरेस्ट है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। तो हमें ये साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 2 गुने का ब्याज जो बनता है ना वो कितना बनता है, 100%। 2 गुने का ब्याज, मूलधन भाई 100% होता है, जब 2 गुनी होगी तो 200% होगी। ठीक है, और 200% होगी तो कोई राशि 100% से बढ़कर 200% हो जाती है, तो कितना हुआ, 100% बढ़ा, और जो धन बढ़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा ब्याज। तो ये ब्याज हो गया 100%, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। इसका मतलब 5 वर्ष में वो राशि 100% बढ़ती है, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो आप बोल दोगे 20%। क्लियर। अब वो कह रहा है कितने समय में चौगुनी हो जाएगी, तो चौगुनी का मतलब होता है 4 गुना, और 4 गुने का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 300%। सेम ऐसे ही 100 से बढ़कर 300% हो जाता है, और 4 गुना हो जाता है 400%, तो ब्याज कितना बढ़ा, 300%। तो वो तो धन बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है, 300%, और एक साल में कितना बढ़ता है, 20%। तो 300% कितने साल में बढ़ जाएगा, 20% से डिवाइड कर दोगे 15। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी वाला, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप अपने पैटर्न से करें, अगर आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है तो फॉर्मूले से पढ़ें, और इस तरीके से पढ़ा हुआ है तो इस तरीके से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, तो उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो अनुपात दिया हुआ है अगर वो पाइथागोरस प्रमेय में है, सबसे पहले हमें चेक करना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये चेक करनी है। अनुपात के ऊपर लगाओ इसको, चाहे आप भुजाओं के ऊपर लगाओ, अनुपात के ऊपर लगाओ, सेम सब पे अप्लाई होती है। क्यों, जैसे मैं पहले पाइथागोरस प्रमेय 3 4 5 भुजा जो है ये पाइथागोरस प्रमेय में होती है। कैसे पता करते हैं कि भाई जो दो छोटी भुजाएं उनका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, और बड़ी भुजा के बराबर आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। मतलब एक को आधार मानते हैं हम, आधार का स्क्वायर, दूसरे को लंब मानते हैं, लंब का स्क्वायर, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण का स्क्वायर होती है। ये क्या होती है, अपनी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका एक शॉर्ट पैटर्न भी है कि भाई 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय में है या नहीं है, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं। 9 आया, 9 को डिवाइड कर दिया मैंने, 4.5 आया, तो इसमें ये 4.5 किस किस के बीच में है, 4 और 5 के बीच में, तो पाइथागोरस प्रमेय बनेगी 3 4 और 5 की। ठीक है, आपको दे दिया 3 4 5 के बाद में 5 दे दिया, तो 5 का वर्ग जो होता है वो होता है 25, और 25 का आधा करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12.5 आता है, और 12 जो आता है ये आता है आपका 12 और 13 के बीच में। तो 5 12 और 13 पाइथागोरस प्रमेय है। आपको दे दिया 7, 7 का स्क्वायर होता है अपना 49, 49 का आधा किया मैंने, ये आ गया अपना 24.5, 24.5 2 के बीच में आता है किसके, 24 और 25। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में हो जाएंगी 7 24 और 25। ठीक है, अब यहीं से पाइथागोरस प्रमेय बढ़ती हैं कि 3 4 5 दिया हुआ है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी पाइथागोरस प्रमेय में। 3 में इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये भी पाइथागोरस प्रमेय में। तो बहुत सारी पाइथागोरस प्रमेय बन सकती हैं। तो यहाँ हमने देखा ये पाइथागोरस प्रमेय में है, तो इसका मतलब
जब पाइथागोरस प्रमेय में है तो यार एक चीज याद रखिएगा आप, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में अप्लाई हो रही है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसके बाद में इसको मिटा दूं। यहाँ तक पढ़ा हमने कि क्षेत्रफल जो ये पाइथागोरस प्रमेय में है और क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई। तो 3, 4 और 5 अनुपात को x से रिलेटेड करते हैं, 3x, 4x और 5x। ये आधार होगा, ये लंब होगा, और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कौन सी होगी? कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। तो यहां से क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा 1/2 इंटू में आधार। आधार कितना? 3x। ऊंचाई कितनी है? 4x। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, मतलब इधर बना 6 गुणा x स्क्वायर और इधर है 216। तो यहाँ से सिंपली एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 से 216, 36 बार कट जाता है, और x बराबर √36, तो कितना आ गया? 6। काई की वैल्यू है ये? एक्स की। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? वो त्रिभुज का परिमाप। भुजा कौन कौन सी है? 3x। 3x कितनी हो जाएगी? 6 तिया 18। 4x कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24। 5x कितनी हो जाएगी? 5 छिंगा 30। और इन सभी का जो टोटल होगा वो परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी, परिमाप क्या होता है अपने पास में? बाउंड्री। जब समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं आपको, एक 18 है, एक 24 है, और दूसरी कौन सी है? 30। सॉरी, कर्ण जो है वो कितना है? 30 है। तो परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल, 18 + 24 + 30। तो 30 और 24 54, 54 और 10 64 और 8 72। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला। ठीक है, ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, आपके में आयतन बेसिक दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वो होता है 2πr_h। आयतन की वीडियो डाली हुई है, वहां मैंने इसको समझाया हुआ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr_h और उसका आयतन है 924 घन मीटर। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? h की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2πr_h की वैल्यू दे रखी है 264, और πr²h की वैल्यू दे रखी है 924। ठीक है, तो यहाँ 2πr और ये πr²h है। अगर πr²h में ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं और दूसरे का नाम देता हूँ मैं समीकरण नंबर, ठीक है, एक का नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और दूसरे का नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 को जब आप डिवाइड करोगे समीकरण नंबर 1 से, तो πr²h बटे में 2πr_h और बराबर में 924 बटे में 264। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आर से, ये r² है, r² का मतलब क्या है? r का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो r से एक r कट जाएगा और h से h कट जाएगा। तो यहाँ से r/2 आया, r/2 आया। ठीक है, और इसको काट दीजिए आप, 9 और 2 11, 4 15, 2 6 8 4 12। 3 से काट दीजिए, 3 और 4 12 से कट जाएगा ये। 12 7 84, कितने बच गए? 8 बच गए, और 12 7 84, 77 बार कट गया। 12 से इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से 7 बार कट जाएगा, 7/2। और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई कितनी? 7। r की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप इसमें रखें और चाहे आप इसमें रखें, वहाँ से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यही रखता हूँ, ये कैलकुलेशन छोटी है। तो 2 गुणा 22/7 इंटू में r और इंटू में h। r की तो वैल्यू हमें पता है कितनी है, r की वैल्यू हमें पता है 7 है, आ चुकी है। इंटू में h बराबर कितना है? 264। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 22 से कम 22, 22 दूनी 44, और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। तो h की वैल्यू आ जाएगी कौन सी? 6 मीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कोण ABC 70 डिग्री है।
दिए गए चित्र में कोण ए बी सी 70 डिग्री है। ए बी सी ये कोण दिया हुआ है, ये कितनी डिग्री, 70 डिग्री है। तो कोण एडीसी का मान पूछ रहा है, एडीसी इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय, अरे चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होंगे, बी का विपरीत क्या होगा, डी, एंड सी का विपरीत क्या होगा, ए। विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है, 180। तो ए प्लस सी 180 होगा और बी प्लस डी 180 होगा। तो यहाँ पे भैया बी और डी का टोटल जब 180 होगा, वो ए डी सी ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 110 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। 8033174144 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। ये टॉपिक नया जुड़ा है, जहां से आपको या तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा या फिर एक ग्राफ में से मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। 8033174144 की माध्यिका होगी। तो आप चीज ये याद रखिएगा कि जब भी हमें मीडियन निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, तो हमें सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में उसको जमाना पड़ेगा। आरोही का मतलब बढ़ते हुए में और अवरोही का मतलब घटते हुए में। तो इसको जब आप घटते हुए क्रम में जमाओगे तो सबसे पहले 0, इसके बाद में 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 1 1, फिर इसके बाद में 1 के बाद में 3 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 3, फिर 3 के बाद में 4 कितनी बार है, 1 2 3, तो 1 2 3, फिर इसके बाद में 7 एक बार है और 8 एक बार है, 7 और 8, और 0 हम पहले ही ले चुके हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, इसको आपको या तो आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में जमाना है, आरोही, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे मैंने यहाँ जमाया। या फिर हमें जमाना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम की बात करूँ तो घटते हुए क्रम में। मैं इसको इधर से लूँ, यदि पहले लगता है 8 फिर 7 फिर 4 4 4 3 3 1 1 0, तो वो कहलाता तुम्हारा अवरोही क्रम। अब सबसे पहली बात तो इसमें पदों की संख्या में काउंट करनी है कि कुल पद कितने हैं। तो कुल पद हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल स्टेप्स कितने, 10 है। या तो वो सम होंगे, सम पद, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 10 पद है, 12 हो सकते थे, 8 हो सकते थे, 6 हो सकते थे, 4 हो सकते थे। या फिर वो होंगे विषम पद। विषम पद कैसे, 1 7 हो सकते थे, 9 हो सकते थे, 11 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कौन से ये सम पद है। अगर विषम पद होते तो मैं डायरेक्टली कह देता कि मध्य पद जो होगी वो माध्यिका होगी। कौन सी, मध्य पद। लेकिन यहाँ पे मध्य पद 2 बन रहे हैं, तो मध्य पद में जो 2 पद बन रहे हैं उन दोनों को जोड़कर, मतलब यदि पदों की संख्या सम है तो दोनों मध्य पदों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। दोनों मध्य पदों का योग बटे में 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये दोनों मध्य पद बनेंगे। तो 3 + 4 बटे 2 ये हो जाता है आपका 3 और 4 7 7 बटे 2 3.5। ये ऑप्शंस टाइपिंग मिस्टेक है, ये इसके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना 3.5। दिस इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की और आगे फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें 2 फॉर्मूले समझने हैं कि a³ - b³ बराबर होता है हमारा a - b a² + b² + ab। ध्यान रखना प्लस होते हैं या ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में सारे कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। और a³ + b³ बराबर होता है हमारा a - b ब्रैकेट में a² + b² - ab, ठीक है। तो यहाँ से
वर्गमूल पूछ रहा है, का वर्गमूल कितना होगा। ध्यान रखना, पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो देखो ये 0.75 और 0.75 का स्क्वायर, तो मैं इसको एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जब इसको एक का स्क्वायर लिखोगे तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का ए बी। किससे कंपेयर होगा ये, इस वाले से, ठीक है। और जब इस वाले से आप कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ये तो लिख ही दिया मैंने, ठीक है। तो इससे हमें कंपेयर करना है, तो इस क्वेश्चन को लिखोगे आप 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस, और इधर 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1। इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 1 माइनस, ये इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ घटा मत देना है ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो ये बन जाएगा अपना 0.75 का क्यूब, और इधर एलसीएम लिया मैंने 1 माइनस 0.75। तो 1 माइनस 0.75 से 1 माइनस 0.75 को डिवाइड करूंगा तो 1 बार डिवाइड होगा और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे की ऐसे ही रख दिया है। प्लस अब इसका 1 से डिवाइड करूंगा इसमें तो इतनी ही बार होगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये बनेगा 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75। तो यहाँ से ये बन गया अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हो। तो ऊपर बना 0.75 का क्यूब प्लस ये बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब, और नीचे अपॉन में आ जाएगा ये 1 माइनस 0.75, और अब लिख सकते हो इसको 0.25। तो यहाँ से ये प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 का क्यूब 1 होगा और 0.25 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है वर्गमूल कितना है। तो अंडर रूट 4 हो जाएगा अपने पास में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ध्यान रखिएगा इस चीज का स्पेशली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हुए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, समझिए इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दी गई आकृति में एबीसीडी से समान समद्विबाहु त्रिभुज के दो युग्मों को काटने पर आयत पीक्यूआरएस का निर्माण होता है, ठीक है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 है। कटे हुए का मतलब हो गया, अगर मैं आयत को काट देता हूं तो कटने के बाद कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, यहाँ कटे हुए भाग का क्षेत्रफल हो गया ये जो 4 ट्रायंगल बचेंगे, ठीक है। ये आयत को काट दूंगा तो ये 4 ट्रायंगल रह जाएंगे, इनका क्षेत्रफल है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 वर्ग सेमी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से समझने वाली बात ये है अपने पास में है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के युग्मों को काटा गया है। तो ये वर्ग की भुजा मान ली मैंने ए है, वर्ग की भुजा कितनी मान ली, ए है, जिसमें से एक त्रिभुज को ले लेता हूँ, इसको मैंने पीसी को मान लिया एक्स है, पीसी को कितना मान लिया एक्स है। जब ये भुजा एक्स है तो ये वाली कितनी होगी, एक्स होगी, ये वाली कितनी होगी, एक्स होगी। तो ये एक्स है, ये एक्स हो गई, तो पूरी भुजा कितनी है, एक्स है, सॉरी ए है, पूरी भुजा ए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जिसमें से एक्स ये है, तो यहाँ से बी एच तक कितना बचेगा, ये बच जाएगा ए माइनस एक्स। क्लियर। और सेम कंडीशन जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। त्रिभुज है ए बी सी, सॉरी त्रिभुज नहीं, वर्ग है ए बी सी डी, जिसमें से एक आयत काटा गया पी क्यू आर एस, काट दिया, तो ये 4 त्रिभुज बचेंगे, ठीक है। अब वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है हमने, वर्ग की भुजा मान ली ए है, जिसमें से यहाँ तक पीसी मैंने मानी है, पीसी जो है वो कितनी मानी है, एक्स। अब हमें पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री, इसको तो छोड़ दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे है, बराबर है।
जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा ये आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो सेम कंडीशन, ये वाले कोण और ये वाला कोण जब बराबर है तो इसके सामने की भुजा मैंने क्या मानी, एक्स। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, एक्स। कहाँ से कहाँ तक, एस से लेकर सी तक। ये भी कितनी होगी, एक्स। पूरी कितनी है, ए। क्यों, क्योंकि वर्ग में वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं। जब एस से सी तक एक्स है तो ए में से एक्स को हटा दूंगा तो वो बची कुची एस से लेकर बी तक होगी। एस से लेकर कहाँ तक होगी, बी तक, जो कि कितनी आ जाएगी, ए में से इस वाले पोर्शन को एक्स को हटा दिया मैंने तो ये माइनस एक्स बची। चलो यहाँ तक अपना काम हो चुका। अब आगे बात करता हूँ। अगली बात क्या है वो समझिए कि अपने पास में कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है। कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कटे भाग का क्षेत्रफल, कटे भाग का क्षेत्रफल, कटे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्र सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल यदि घटा देता हूं तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 288। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आयत की लंबाई कौन सी है, पी एस। चौड़ाई कौन सी है, एस आर। चौड़ाई कौन सी है, एस आर। तो यहाँ पे पी एस निकालनी है मुझे पहले। तो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो पकड़ना है हमें, पी सी एस। त्रिभुज पी सी एस में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पी एस बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी सी का स्क्वायर प्लस सी एस का स्क्वायर। ये आ जाएगा। पी सी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो x का बाहर आ जाएगा, x रूट 2 बचेगा। पी एस आ गया अपने पास में x रूट 2 या रूट 2x। और रूट 2x जो है ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, लंबाई। तो लंबाई तो मैंने निकाल दी रूट 2x। अब चौड़ाई और निकालनी है। तो जैसे इसमें किया त्रिभुज पीसीएस में, ऐसे ही त्रिभुज आर बी एस में करना है आपको। और ये निकल के आएगा अपने पास में रूट 2 इंटू में ए माइनस एक्स। ठीक है, तो चौड़ाई आ जाएगी अपने पास में रूट 2 इंटू में ए माइनस एक्स। पाइथागोरस प्रमेय लगानी है सेम ऐसे ही, वो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, एस आर या आर एस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू में ए माइनस एक्स का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर रह जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 सॉरी 2 का 2 का वर्गमूल 2 ही हुआ, मिस्टेक कर दी यहाँ पे थोड़ी सी। स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, और 2 पे रूट रह जाएगा। ये कहने का मतलब था रूट 2 रह जाएगा इंटू में ए माइनस एक्स। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस रूट 2x इंटू में रूट 2 ए माइनस एक्स 288 बराबर ए स्क्वायर माइनस, चिन्ह बदल देंगे हम इसके बाद में, माइनस को अभी छोड़ो मत, रूट 2x इंटू रूट 2x हो जाएगा। और 2x का मल्टीप्लाई ए से करूँगा तो 2ax हो जाएगा। ठीक है, और रूट 2 इंटू रूट 2x हुआ और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का बन रहा है तो ये माइनस का, और ये माइनस का बन रहा है तो ये प्लस का। तो एक समीकरण आ गया अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 288, समीकरण नंबर 1। क्योंकि अपने पास में 2 अननोन है, कौन कौन से, एक तो ए और एक दूसरा क्या अननोन है, एक्स। तो इनमें से हमें 2 समीकरण चाहिए सोल्व करने के लिए। एक समीकरण मिल चुका है। अब दूसरा समीकरण कैसे निकाल सकते हो, दूसरा समीकरण निकाल सकते हो आप विकर्ण से। विकर्ण से आप दूसरा समीकरण निकाल सकते हो। तो विकर्ण मतलब पी आर। अब मैं त्रिभुज लूंगा, कौन सा, त्रिभुज पी एस आर में समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि ये आयत बन रहा है, वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है ये आयत है। तो पी एस आर में आप लगाओगे आर पी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट किसका, आधार का आधार कितना है रूट 2x
√2x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दूसरा होगा √2 इंटू में a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आर पी बराबर बन के है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो खोल देता हूँ इसको एक बार, तो अंदर बनेगा a माइनस एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर? इससे आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये जो वैल्यू होगी, या फिर मैं 2x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आर पी बराबर, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आर पी का स्क्वायर, आर पी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ √2x का स्क्वायर प्लस √2 इंटू में a माइनस एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो √2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये देखना है इसकी वैल्यू इसमें पुट हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर माइनस 2ax की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ax की वैल्यू 288 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगी, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आर पी बराबर स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2x की, तो मैं एक्स स्क्वायर को तो आगे ले लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्लस में 288 माइनस 2x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये वैल्यू पुट की हमने ए स्क्वायर माइनस 2ax की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, आर पी बराबर स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस का 2x स्क्वायर और इधर 288 का 2 गुना प्लस 8 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, 576 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल है, 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, आर पी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 576, स्क्वायर रूट ऑफ 576, ठीक है, ये बच जाएगा अपने पास में। और 576 का स्क्वायर रूट 24, तो आर पी बराबर यहाँ से आ जाएगी 24, आर पी कितना आ जाएगा 24, आर पी की वैल्यू आ गई 24। ये पूरा क्वेश्चन था अपने पास में, मैं एक बार इसके ऑप्शंस नहीं थे, इसके एक बार ऑप्शंस लिखने की कोशिश करता हूँ, और इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं आपके सामने √512, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर रूट 288 और फोर्थ ऑप्शन था इसमें 24। तो हमारा जो आंसर होता वो कौन सा होता, 24, हमारा आंसर कौन सा होता 24 होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपने पास में जिसके आंसर आया है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, एक डब्बा 25 वर्ग सेमी क्षेत्र में स्याही का डब्बा, एक 25 वर्ग सेमी क्षेत्र में स्याही का डब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, 2 सेकंड बाद कितना होगा। तो पहले कितना है भाई 25 है,
और अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 104%, क्योंकि 4% बढ़ जाता है। फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 104%। तो ये पहले सेकंड में और ये दूसरे सेकंड में। कर दीजिए सॉल्व इसको, काटो मत, या 25 से काट दो 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 21 बार, 21 नहीं सॉरी 26 बार। और 26 गुणा 104 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26 चौका 104, हासिल 10 चली जाएगी, जीरो तो जीरो आ जाएगा। 26 से कम 26, तो 26 और 1 27, नीचे कितना है 100, 27.04 सेमी ऑप्शन हो जाएगा सी। इजी क्वेश्चन था। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दिए गए पाई चार्ट में दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा गैर निष्पादित अस्थियों, जिसको एनपीए बोला है इंग्लिश में, गैर निष्पादित अस्थियों के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, जिसमें ए 30% है, बी 25% है, सी 15% है, डी 5% है, ई 20% और एफ 5%। ठीक है, ये दिया हुआ है। सभी बैंकों के तहत कुल कीमत बैंक में दिसंबर 2000 तक कितनी थी? दिसंबर 2000 तक 2017 तक कितनी थी? क्या पूछ रहा है वो? सभी बैंकों के तहत कुल कीमत। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। एक सेकेंड, दिए गई पाई चार्ट में दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा निष्पादित अस्थियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, सभी बैंकों के तहत कुल एनपीएच, कुल यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, कुल एनपीए जो है वो 300 लाख करोड़ थी, 300 लाख करोड़ रुपए। ये तुम्हें मैथ में नहीं लिखना है, 300 लाख करोड़ है ना, हिंदी में रहने देना है इसको। 300 लाख करोड़ के बराबर है, तो एनपीए की कीमत, मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको चेंज करना। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ रुपए है, इससे आगे मैं लिख देता हूं, तो एनपीए की कीमत, बैंक डी में, तो एनपीए की कीमत यहाँ से पूरी लाइन आ जाएगी। एनपीए की कीमत बैंक डी में दिसंबर 2017 तक कितनी थी? ठीक है, चलिए एनपीए टोटल दे दिया उसने 300 लाख करोड़ का है, और टोटल यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तुम्हें? परसेंटेज। तो सीधा सा कह दूंगा 300% की वैल्यू जो है ना वो 300 लाख करोड़ है, 1% की वैल्यू 3 लाख करोड़ है। और वो पूछ रहा है डी बैंक का, कितना है 5%। तो 3 लाख करोड़ का 5, ये 5% निकालना हमें यहाँ पे वैल्यू, ये 1% की वैल्यू है, तो ये 5% हो जाएगा, 3 पंजे 15 लाख करोड़। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए वाला। इसमें थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में, नीचे का कंटेंट रह गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाँ, दिए गए चित्र में दिए गए त्रिभुज में कोण ए 40 है। ये वाला कोण कितनी डिग्री है? ये वाला कोण है 40 डिग्री। ठीक है, बीपी और सीपी क्रम से कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर। तो कोण बीबीसी का मान पूछ रहा है, वो बीपीसी ये वाला मान पूछ रहा है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोण बी का समद्विभाजक है और कोण सी का समद्विभाजक है। दो कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं वो कहलाता है हमारा अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। ठीक है, तो तीसरे कोण का समद्विभाजक भी उसी बिंदु से होकर निकलता है। अब अंतः केंद्र की कंडीशंस बनती हैं दो, यदि दोनों अंदर की ओर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये कोण बी का समद्विभाजक है, ये कोण सी का समद्विभाजक है, त्रिभुज के अंदर की ओर मिल रहे हैं। तो तीसरा कोण जो होता है ना, कोण ए बराबर होता है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। सॉरी, कोण ए नहीं, ये होगा कोण बीपीसी, मतलब अंतः केंद्र का कोण। अंतः केंद्र का कोण होगा
90 प्लस तीसरे कोण का आधा, तो 40 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 20 110। ठीक है, ये ज्योमेट्री में थ्योरी मैंने कराई हुई है, बाकी मैं थोड़ा सा इधर भी बता देता हूँ। देखो त्रिभुज एबीसी में अगर मैं लेके चलता हूँ तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है। ठीक है, अब यदि मैं कोण त्रिभुज बीपीसी में चलता हूँ तो ये कोण बी का आधा है तो b/2, ये कोण सी का आधा है तो c/2। तो मैं यहाँ बोलूँगा कोण बीपीसी प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2, ये भी कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज तो बीपीसी बन रहा है, त्रिभुज बीपीसी। और यहाँ से b/2 प्लस c/2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे आप। तो मैं एक बार यहाँ से बटे 2 कर दूँ, इसको भी बटे 2 कर दूँ, इसको बटे 2 कर दूँ, तो ये भी बटे 2 हो जाएगा। कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर हो जाएगा 180/2 90। कोण b/2 प्लस कोण c/2, ध्यान देना मैं इधर से लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण a/2। ये किसकी वैल्यू आई है, कोण b/2 प्लस कोण c/2 की। ये वैल्यू अब ये वैल्यू ले ली, यहाँ पे पुट कर दो आप इस इक्वेशन में। तो ये बनेगा कोण बी पी सी जो अंतःकेंद्र का कोण है, ये बन जाएगा प्लस 90 माइनस कोण a/2 बराबर 180। 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 बचेगा और इधर रह जाएगा कोण बी पी सी और a/2 इधर आके प्लस हो जाएगा कोण a/2। तो ध्यान रखना ये वाला कंटेंट था अपने पास में, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वाली वैल्यू हमने डायरेक्ट यूज की है इसमें। ये हमें पता है तीसरे कोण का आधा प्लस 90 होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। अंतःकेंद्र का जो कोण होता है ये वाला, ये तीसरे कोण का आधा मतलब 20 प्लस 90 होता है, तो ये हो जाएगा अपना डायरेक्टली 110। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ये सारी थ्योरी मैंने आपको ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में कराई हुई है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा नोट डाल के, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में चाहे तो वो भुजा की बात करें, चाहे शीर्ष लंब की बात करें, और चाहे वो बात करें आपसे माध्यिका की, ये समरूप में ना कि सर्वांग में। ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, समानुपाती। कैसे होते हैं, समानुपाती। और जो क्षेत्रफल होगा वो इनके होता है वर्गानुपाती। कैसे होता है, वर्गानुपाती, वर्ग के अनुपात में। तो यहाँ पे उसके शीर्ष लंब का अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो आप बोलते 5:7 ही होगा, क्योंकि समानुपाती है। शीर्ष लंबों का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। माध्यिका का अनुपात क्या होता, 5:7 ही होता। लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो वर्गानुपाती, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। ऑप्शन हो जाता डी होगा। ये केवल समरूप त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टेस्ट फर्स्ट क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं था और नहीं आप इसको टफ कह सकते हो, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को बताइए। ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए एंजॉय योर टेस्ट सीरीज।